हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन का सेट बनाया गया है जो पेपर में कई कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी संभावना इन प्रश्नों की जो है आने की पेपर में। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? वायरस, शैवाल, कवक या फिर राइबोजियम? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद करना है, जैसे कि शैवाल जो होता है, शैवाल आता है स्वपोषी के अंतर्गत आता है। शैवाल स्वपोषी के अंतर्गत आता है। कवक जो होते हैं मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट पेपर के सारे पूछे गए हैं, ठीक है, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो राइबोजियम है, राइबोजियम क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और ये किसमें मदद करता है? ये मदद करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। और ये कई बार पूछा गया पेपर में, कहाँ पे पाया जाता है? तो दलहनी जो पेड़ होते हैं, जो दाल वाले पेड़ होते हैं, दलहनी पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। और किसका काम करता है? जो राइबोजियम जो है किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। और उसके बाद बात की जाए वायरस की, तो वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। और एक पॉइंट और नोट करना, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जैसे कि कवक, कुछ कवक होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके नाम मतलब पूछ लिया जाता है कि ये किसका प्रकार है। तो जैसे कि एक कवक बहुत ज़्यादा पूछा गया पेपर में, एस्परजिलस। एस्परजिलस ये क्या है? एक कवक है। और कई बार पेपर में सीधा ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा कवक है। तो एस्परजिलस एक जो है बहुत जब बार पेपर में पूछा गया, एस्परजिलस क्या है? कवक है। और एक बहुत ज़्यादा पूछा गया शैवाल के बारे में, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है। और कई बार पेपर में मैचिंग करने के लिए आया है कि जो है कवक कौन सा है इनमें से शैवाल कौन सा। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान जो है एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, या फिर विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें पूछा गया सही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया कि क्योंकि जो विज्ञान की प्रकृति होती है वह स्थिर नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है यहाँ पे। जबकि विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो अस्थायी जब यहाँ पे मतलब सही है तो इसका मतलब स्थिर नहीं है। तो विज्ञान क्या है? गतिमान है, अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। और विज्ञान क्या है? एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। जबकि डी वाला यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार जो डी वाला इसमें से दिया गया सेकंड में डी, तो यही कथन क्या गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए? अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, या फिर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। मतलब विज्ञान में किसके लिए प्रायोगिक कार्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा सकता है? विद्यार्थियों को समय पाबंदी और नियमितता को सही तरह से जांच करने में, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थी की सहायता करने में, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए, लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में, विद्यार्थियों की सहायता में। तो सबसे ज़्यादा प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में और विद्यार्थियों की सहायता करने में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? परियोजना कम सप्रयोगशाला पद्धति, या फिर व्याख्यान कम सनिर्देशन पद्धति, दत्तकार कम प्रश्न पद्धति, या फिर व्याख्यान कम सहचर्चा पद्धति? तो अगर शिक्षार्थियों को क्या करना, प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर जब ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है तो उसके लिए जो उचित पद्धति होती है वह होती है परियोजना कम सप्रयोगशाला पद्धति। परियोजना कम सप्रयोगशाला पद्धति। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के बारे में पूछा गया, कौन से कथन सत्य हैं? सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस जो शिरा होता है वो क्या करता है, वह ऑक्सीजन, मतलब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है उसमें रक्त में। तो यहाँ पे पूछा कि सभी शिराएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है, तो क्या कथन जो यह है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस शिरा इसका एक अपवाद होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। शिराएं की दीवार पतली होती है, बिल्कुल सही है। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी, जिसमें सही दिए गए हैं तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बी और सी दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। और शिराओं के बारे में एक पॉइंट अब और याद रखना है कि शिराओं की दीवारें पतली होती है और इनमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें से वाल्व पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? तो विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को जो प्रायोगिक कौशल को आकलन करना है तो उसके लिए सबसे अधिक उचित क्या है? जांच सूची, चेकलिस्ट, अवधारणा प्रतिचित्रण, पेपर पेंसिल परीक्षण, या फिर प्रयोग लिपि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब किसी को विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों को जो प्रायोगिक कौशल का आकलन करना होता है तो उसके लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त रणनीति होती है, जो उपयुक्त चीज़ होती है वो होती है जांच सूची या फिर चेकलिस्ट। जांच सूची या फिर चेकलिस्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे क्या है, ये टेबल है, इसके ऊपर जो मेज रखी हुई है और इसके ऊपर जो बुक रखी हुई, तो ये जो बुक रखी हुई है तो इसके जो है इसके तरफ नीचे की तरफ बल लगेगा, और उसके बाद न्यूटन के नियम के अनुसार एक इसमें प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो मतलब कई प्रकार के बल लगेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्य विकास के लिए मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक सबसे अधिक उपयोगी है? अभिव्यक्तियों और मूल्यों का विकास का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? पेपर पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची, या फिर रेटिंग स्किल? तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन। उनका क्या करना, अवलोकन करना जो है यहाँ पे सबसे अच्छा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का, केवल अवतल लेंस? तो अगर आभासी और विवर्धित छवि प्राप्त करनी है किसी को तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए। उसके लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष स्पीशीज व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। यह किसी क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है।
जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यह किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो केवल नहीं होता, संपूर्ण पादप जात और संपूर्ण प्राणी जात की विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो बी ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर जानवर, पेड़ पौधे सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो फिर दूसरा दिया गया केवल सी, तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा और देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंगों का हो जाएगा? तो बात की जाए कि हल्दी की जब अपक्रिया कराई जाती है किसी अम्ल के साथ, तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, हल्दी का जो कलर होता है वही रहता है। लेकिन जब क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या करता है, लाल रंग दे देता है, गहरा लाल रंग देता है। जो हल्दी होता है लाल रंग देता है, ठीक है। तो इसके अनुसार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाएगी तो उसका जो रंग पीला है, पीला ही रहेगा। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसके साथ जब अपक्रिया कराई जाएगी तो लाल रंग देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव सीख प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए कथनों पर अध्ययन कीजिए, मतलब नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और यहाँ पे इनमें सही कथन बताना है। गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में स्थित होते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। बीज जो होते हैं गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। एक कोश की जीव श्वसन और जनन करते हैं, यह भी सही है कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो श्वसन भी करते हैं और जनन भी करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका में पदार्थों का आवागमन करना, मतलब आवागमन के नियंत्रित करना, कौन सी पदार्थों को अंदर जाने देना, कौन सी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं तो उनमें से सही वाला ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? कक्षा में व्याख्यान सुनाना, विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना। तो पूछा गया सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, तो कक्षा में व्याख्यान सुनाने से किसी प्रकार का जो है सक्रिय अधिगम नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, जबकि सक्रिय अधिगम के लिए विज्ञान क्लब की स्थापना करनी चाहिए, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए और विज्ञान का कोना भी बनवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा सही दिया गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यही कथन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी सही दिया गया है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी सही दिया गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है कि क्यों जो है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ना ही पौधे, ना ही कोई मनुष्य, ना भी कोई भी मतलब प्राणी बिना श्वसन के 1 मिनट भी नहीं जीवित रह सकता। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत है। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, ये भी सही दिया गया है।
दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे ए सी डी वाले ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी और डी यहाँ पे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, या फिर जूते को अधिक मजबूती देने के लिए? तो जूते के सोल असमतल इसलिए किया जाते हैं कि घर्षण बढ़ाने के लिए। जब घर्षण ज़्यादा होता है तो चलने में क्या होती है, आसानी होती है, ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो जहाँ पे जैसे कि टायर वगैरह जो होते हैं उनमें जो गुटकी वगैरह लगी होती है, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, घर्षण ज़्यादा बढ़ता है, जिससे बाइक वगैरह चलाने में क्या होती है, आसानी होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य करना, या फिर खुला मस्तिष्क। तो पूछा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सीखने की उत्सुकता। उसमें से ये जरूरी नहीं कि जो मतलब अधिक सीखने का उत्सुक हो वो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हो, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसकी जो है रुचि हो। जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं, लेखक कवि वगैरह होते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि उनका जो है दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत दिया गया, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही दिए गए हैं। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं इसको? इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? नारियल को, रेयान को, जूट को, या फिर कपास को? तो इसका आंसर हो जाएगा कि काली मृदा जो होती है उसको कपासी मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ देखने की जरूरत नहीं होती, मृदा अगर काली है तो इसमें से कपास की खेती जो है सर्वोत्तम होता है, मतलब उगाना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयोगी होगी? मतलब कोई छोटे बच्चे मतलब ये समझते हैं कि पौधों के विकास के लिए केवल जो है मृदा की आवश्यकता होती है, तो इसके उनको जो मतलब विचार को तोड़ना, खंडन करना, उनको मतलब सही चीज़ बताना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रक्रियाओं को विस्तारपूर्वक समझाना, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री को उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। क्योंकि बच्चे क्या बता रहे थे कि केवल जो मृदा आवश्यक होती है पौधों के विकास के लिए, तो जब मनी प्लांट होता है उसमें क्या होता है, वो केवल पानी में, जैसे कि एक बॉटल वगैरह में डाल दिया जाता है उसको, तो केवल पानी में उग जाता है, हरा भरा रहता है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चों को उनमें ज़्यादा समझ बढ़ेगी, और मतलब जिनका यह मानना है कि मृदा में केवल पेड़ उगाए जाते हैं, तो वो भी क्या है जो है मतलब इसके माध्यम से चीज़ों को सीख जाएंगे कि केवल मृदा जो है जरूरी नहीं होती, उसके लिए कई चीज़ें जरूरी होती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप अधिक सघन है, तो निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। अब देखो, जब ये बताया गया कि माध्यम ए माध्यम बी में प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, तो जब जितना माध्यम सघन होता है तो इसमें जो है प्रकाश की गति क्या हो जाती है, धीमे हो जाती है। तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, तो यही ऑप्शन जो चौथा सही हो जाएगा। माध्यम ए में प्रकाश की गति धीमी होगी, जबकि बी में क्या है, गति जो है अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? किसी पीपे बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं?
केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, और यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा। तो जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चा जो है चिंतन करके अपने विचारों को प्रकट करता है और एक क्वेश्चन के जो है कई प्रकार से मतलब आंसर निकल आते हैं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक बच्चे से, तो क्या होगा, सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के जवाब देंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, डीजल, हाइड्रोजन, कोयला या फिर पेट्रोल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मीय मान है वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मीय मान होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम में क्रमशः होता है। तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन सही वही सही हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का। तो इनमें से सबसे ज़्यादा होगा एलपीजी का मान, फिर उसके बाद सीएनजी का होगा और फिर उसके बाद डीजल का होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीय मान इनमें से सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ बस यही होता है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो बच्चे के आयु के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको जैसे कि IIT की चीज़ें पढ़ाने लगो तो क्या समझ में आएंगी। तो इसका मतलब होता है संकल्पनात्मक संज्ञानात्मक वैधता का, कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बच्चे के आयु के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो दी गई थी जॉन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा।